फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं राजीव कुमार दास और आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हूं। और मैं यहां पर जो भी 4-5 करंट अफेयर्स होगा, लेकिन उससे रिलेटेड एक एक प्रश्न का रिलेटेड 7-8 फैक्ट्स होगा। निश्चित रूप से आप लोग इसको देखिएगा। एग्जाम के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित होगा, प्रश्न से संबंधित होगा, उन तमाम प्रश्नों को रिलेटेड पॉइंट्स के रूप में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए, पहला सवाल आज हम लोग देखते हैं। चर्चा में रहा मानगर पहाड़ी किस राज्य में है? आपको ये याद रखना है कि ये मानगर पहाड़ी किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी कि मानगर की पहाड़ियां जो है ये कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। आप इसको याद रख लीजिएगा। यानी कि चर्चा में रहा मानगर की पहाड़ी जो है ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के अंदर है। अब हम लोग इससे संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। जैसे देखिए, रिलेटेड पॉइंट्स के रूप में मैं लिख रखा हूँ। अब जैसे देखिएगा कि यहाँ देखिए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये मानगढ़ की पहाड़ियाँ जो है कौन सा जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील यहीं अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्वक विद्रोह किया था। यानी कि देखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ी है। मानगढ़ की पहाड़ियों में ही भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? भील है। ये भील अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण विद्रोह किया था। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे आदिवासियों का जालियांवाला बाग भी मानगढ़ पहाड़ी को कहा जाता है। आपको यदि पूछा जाए कि आदिवासियों का जालियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा मानगढ़ पहाड़ियों को कहा जाता है। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या होगा? राजस्थान होगा। यानी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का पहला राज्य राजस्थान है। भारत का पहला हाइब्रिड संयंत्र यानी कि सौर और पवन ऊर्जा जो है, दोनों के मामले में ये हाइब्रिड कहा जाता है। भारत का पहला हाइब्रिड जो संयंत्र है ये जैसलमेर में स्थापित किया गया है। और ये जैसलमेर भी राजस्थान के अंदर है। उसके बाद देखिएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये स्वास्थ्य बीमा संबंधित है। और ये इसके तहत क्या होता है कि 10 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 मई 2021 से हुई थी। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा हाल ही में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हाल ही में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया गया है। ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम क्या है, जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, तो राइट आंसर होगा कल्याण सिंह। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। यानी 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इससे जो संबंधित फैक्ट्स है, इसको हम लोग रिलेटेड पॉइंट्स के अंदर देखने का प्रयास किए हैं। तो इसका जो आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया, पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने किया। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी देख रहे हैं कि पर्यावरण मंत्री कौन थे? तो भूपेंद्र यादव। उसके बाद ताल कटोरा स्टेडियम में किया गया, नई दिल्ली में जो किया गया। तो कहाँ पर? ताल कटोरा यानी हरियाली महोत्सव का आयोजन जो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। और कौन सा स्टेडियम में? ताल कटोरा स्टेडियम, ये नई दिल्ली के अंदर है। 2022 में वन संरक्षण रिपोर्ट आया था। तो ये कौन सा नंबर का है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये 17वीं रिपोर्ट आया था। इसके आधार पर भारत में वनों का प्रतिशत 24.62% भूभाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या था? ओनली वन अर्थ, यानी ओनली वन अर्थ विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था।
उसके बाद भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के नए उपराज्यपाल का नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। ये भी बात आप याद रखिएगा। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आया था। ये 239 ये आर्टिकल इससे संबंधित है। और संविधान संशोधन जो है या 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये तीसरा नंबर का प्रश्न है, चर्चित रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा कि रोहिणी आयोग का संबंध जो है ये ओबीसी से है और ये उप श्रेणीकरण यानी ओबीसी के तहत कौन कौन से जाति सम्मिलित किया जाएगा उनसे संबंधित आयोग है रोहिणी आयोग। उसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट्स में हम लोग देख लेते हैं। ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच करनी है और 31 जनवरी 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 13वां विस्तार दिया गया। तो हाल ही में रोहिणी आयोग चर्चा में क्यों आया? इसलिए कि 13 बार ये विस्तार इसका हुआ है, 13वां बार इसका विस्तार किया गया है 31 जनवरी 2023 तक। यही कारण है कि रोहिणी आयोग हाल ही में चर्चा में आया है। उसके बाद देखिएगा संबंधित आर्टिकल कौन सा है। रोहिणी आयोग का गठन जो है आर्टिकल 340 के तहत किया गया है। यह पहली बार 2 अक्टूबर 2017 को गठित किया गया था। यानी कि अगर आपको पूछे रोहिणी आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में। और कैवीं बार इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है? तो 13वीं बार की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग का नाम क्या है? मंडल आयोग। और मंडल आयोग सिफारिश क्या करता था? 27% ओबीसी को आरक्षण देगा। उसके बाद इंदिरा साहनी केस आया। इन्होंने कहा 1992 में कि ओबीसी का आरक्षण 50% से कम नहीं होगा। उसके बाद देखिए 102 में संविधान संशोधन 2018 द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और आर्टिकल 338 भी जोड़ा गया था। आपको पूछा जा सकता है कि 2018 में कौन सा संविधान संशोधन? तो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी आयोग को एक संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। और ये कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड? ओबीसी आयोग 338 का भी है। और सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति के द्वारा किया गया था और ये 1964 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल है। और जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए रंजना देसाई आयोग का गठन किया गया था। आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? तो रंजना देसाई आयोग। और रंजना देसाई के बारे में जान लीजिए, ये कौन है? रंजना देसाई भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्षा भी थी। ये भी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर दिनेश बने हैं। और अब हम लोग रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं किसका। सबसे पहली बात देख लीजिए सीआईआई का स्थापना कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1895। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके बाद सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा माधवीपुरी बुच। यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है माधवीपुरी बुच। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होगा 1988 में। और ये द्रव्य समिति के द्वारा सेबी की स्थापना हुई थी। और स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने का काम सेबी ही करता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई जी हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के एक्ट द्वारा किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात यदि की जाए तो वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगापुर के। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, जुलाई 2022 में खारची महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में मनाया गया था। खारची महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया गया था। अगला नंबर का अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि रिलेटेड पॉइंट्स कौन कौन सा है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये खारची महोत्सव त्रिपुरा में 7 दिन तक
मनाया गया और इसमें 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। खारजी महोत्सव में कितने देवी देवताओं की पूजा होती है? 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। और इसी से पूछा जाता है अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो असम में लगता है दोस्तों। असम का जो कामाख्या मंदिर है वहीं पर अंबुबाची मेला लगता है। लोसांग त्योहार ये सिक्किम का त्यौहार है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल ये आपका केरल का है। इतना बात याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मानिक शाह हैं। अनुसूची 6 आपको याद होगा, ये बहुत आप पढ़े हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुसूची 6 में 4 पूर्वोत्तर राज्य को शामिल किया गया है। ये कौन कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। यानी ATM हम आप लोग को बताए थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। उसके बाद देखिए त्रिपुरा की मूल भाषा का नाम क्या है? कोक बरोक। आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि त्रिपुरा की मूल भाषा का नाम क्या है? तो कोक बरोक है त्रिपुरा की मूल भाषा का नाम। अगला सवाल आप एक बार देख लीजिएगा कि IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा गीता गोपीनाथ बनी है। अब इससे रिलेटेड सवाल देख लीजिएगा। वर्तमान में गीता गोपीनाथ IMF के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। उसके बाद वर्तमान समय में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री क्या नाम है इनका? पल पियरे ओलिवियर गॉरिंचन्स है। ये कहाँ के रहने वाली है? फ्रांस की। आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा कि वर्तमान में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का स्थान ली है। पल पियरे ओलिवर गॉरिंचन्स है। IMF का नवीनतम देश एंडोरा है जो 190 नंबर का है। 190वां सदस्य जो है IMF का एंडोरा है, याद रखिएगा। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करता कौन है? तो IMF जारी करता है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। IMF तथा वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 की देन है। आपको पूछा जा सकता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक किसकी देन है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया था? तो आपको पता होगा कि चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्हें 2 गोली मार दिया गया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए रिलेटेड पॉइंट्स में हम लोग इसको देख लेते हैं। बुलेट ट्रेन की योजना किसने बनाया था? ये शिंजो अबे ने ही बनाया था। क्वाड का जो निर्माण किया गया 2007 में, तो शिंजो अबे के प्रयास यानी और लोग का भी प्रयास था और साथ ही साथ शिंजो अबे का भी महत्वपूर्ण प्रयास से क्वाड देश का निर्माण हुआ था, यानी क्वाड संगठन का निर्माण हुआ था। 2006-7 का तक जो है 2006-7 का PM रहे और 2012 से 20 तक भी PM रहे शिंजो अबे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था। आपको पूछा जाए जापान का सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री किस में रहा? तो कौन रहा? शिंजो अबे रहा था। 2021 को पद्म विभूषण दिया गया। भारत का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है किस जापानी प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो शिंजो अबे को दिया गया है। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। और हाल ही में नेताजी अवार्ड भी 2022 का नेताजी अवार्ड किसे दिया गया? तो ये भी शिंजो अबे को दिया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदो, यानी जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो हैं। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 टोक्यो में हुआ और टोक्यो में आयोजित हुआ। ये कौन सा नंबर का था? ये 4थे नंबर का था। तो आज हम लोग करेंट अफेयर्स में इतनी सारी प्रश्न को देख लिए मात्र 13 से 14 मिनट के अंदर। तो निश्चित रूप से आप जो है ये हैंड रिटेन है, ये खुद के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है। आप इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ताकि हम आपके लिए अगले सीरीज को भी ला पाएँ, अगले वीडियो को ला पाएँ और ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।